हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का। इसे लिखा है कविता वर्मा ने। पिछले एपिसोड में सबने सुना कि मधु अपनी दोस्त मीरा के साथ मंदिर में जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। अब आगे मधु तो आगे बढ़ गई, पर मीरा अभी भी उसी लड़के को पलट पलट कर देख रही थी। मधु ने जब मीरा को उस लड़के को देखते देखा तो मुस्कुराते हुए उसकी बाह पकड़कर बोली, आगे देखकर चल मीरा, गिर जाएगी। पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा हो तो कोई आगे क्यों देखेगा यार, कितना हॉट है। उसकी बॉडी तो देख, उसके सिक्स पैक साफ नजर आ रहे हैं। मीरा ने फिर से उस लड़के को देखकर कहा। मधु ने मुंह बनाकर कहा, छी, मंदिर में खड़े होकर इस तरह की बातें कौन करता है। मुझे तो लगता है कि वो इस मंदिर का कोई नया पुजारी है। अगर इतना हॉट पुजारी हो तो मैं तो 24 घंटे मंदिर में ही खड़ी रहूं। मीरा ने चलते चलते उस लड़की की ओर देखकर कहा। ये सुनकर मधु को हंसी आ गई और उसने मीरा की कलाई पकड़ी और तेजी से चलते हुए कहा, मुझे लगता है तेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, पर मैं अगर टाइम पर घर नहीं पहुँची तो हमेशा के लिए घर से बाहर कर दी जाऊंगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाते हुए मधु के साथ चल दी। गर्भगृह से बाहर आकर वो दोनों वहां बने बाकी मंदिरों में एक एक करके माथा टेकने लगी। मीरा ने मधु को छेड़ते हुए कहा, वैसे मधु, उस लड़के के साथ तेरी जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। ये सुनते ही मधु के कदम मंदिर की सीढ़ियों पर ही रुक गए। उसने गुस्से में कहा, तुझे ना कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ भी बोलती है। इतना कहकर मधु गुस्से में जाने लगी। तभी मीरा ने उसकी बाह पकड़कर कहा, अरे अरे, नाराज क्यों हो रही है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तू भोलेनाथ की पुजारन और वो पुजारी, क्या जोड़ी रहेगी तुम दोनों की। मधु ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, मुझे कोई पुजारी नहीं चाहिए। मुझे वो लड़का तब ज़्यादा अच्छा लगता जब उसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी होती। उसकी पर्सनालिटी को भी सूट करती। ये सुनकर मीरा आंखें खोले उसे घूरने लगी। मधु ने फिर से कहा, मुझे घूरना बंद कर और जल्दी से सारे भगवानों के दर्शन कर ताकि हम जल्दी घर पहुंच सके। इतना कहकर मधु आगे चल दी। मीरा दौड़ती हुई उसके पास आई और उसकी बाह पकड़कर उसे छेड़ते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि तूने उस लड़के की पर्सनालिटी पर इतनी जल्दी रिसर्च कर ली है। लगता है तेरा भी दिल आ गया है। पर तूने उसे ध्यान से देखा, कहीं तुझे उससे पहली नज़र में प्यार तो नहीं हो गया। शट अप मीरा, आज तू मेरे हाथ से ना बहुत मार खाएगी। मधु ने गुस्से में कहा। उसके इतना कहते ही मीरा हंसते हुए भाग खड़ी हुई। मधु भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। दोनों मंदिर परिसर में पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। तभी मंदिर परिसर में लगे तख्त में मधु का दुपट्टा फंस गया। वो अपना दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। जब दुपट्टा नहीं निकला तो उसने अपना दुपट्टा जोर से खींचा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। दुपट्टा आकर उसके सिर पर गिरा और वो खुद भी गिरने लगी। पर इससे पहले कि वो गिरती, उससे लड़के ने आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जो मंदिर में पूजा कर रहा था। मधु का चेहरा ढका हुआ होने की वजह से उस लड़के को मधु का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया, पर मधु की आंखें उसे नजर आ रही थी। मधु उस लड़के को साफ साफ देख पा रही थी। मीरा ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाला लड़का उसके सामने ब्लू जीन्स और वाइट कलर की शर्ट में मधु को बाहों में लिए खड़ा था। उसने जल्दी से अपने फ़ोन से उनकी पिक्चर क्लिक की। उस लड़के ने गुस्से में मधु को खुद से दूर धकेल दिया और उसे घूरते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मीरा भागती हुई मधु के पास आकर बोली, मधु, आज कुछ और मांग लेती मेरी जान तो तुझे वो भी मिल जाता। मतलब? मधु ने अपने सिर से दुपट्टा हटाकर हैरानी से पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मतलब ये माय डियर बेस्ट फ्रेंड कि शायद आपने ध्यान नहीं दिया, उस लड़के ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी। ये सुनकर मधु भी हैरान हो गई और उस रास्ते पर देखने लगी जिस पर वो लड़का गया था। चला गया, मीरा ने मधु का चेहरा देखते हुए कहा। मधु ने तुरंत कहा, तो हम भी चलते हैं। इतना कहकर मधु ने मीरा का हाथ पकड़ा
और वहाँ से बाहर उसी दुकान पर आ गई जहाँ से उन्होंने प्रसाद लिया था। मीरा ने टोकरी से प्रसाद उठाकर अपने बैग में डाला और दुकानदार को टोकरी वापस दे दी। उसे अपनी सैंडल पहनते हुए मधु ने कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और मीरा अपनी गाड़ी लेने चली गई। उसके जाते ही मधु मुस्कुराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जिससे वो टकराई थी, जो उससे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ा था। वो लड़का गुस्से में बार बार अपनी घड़ी की ओर देखे जा रहा था, जैसे उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। मधु ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, अजीब बंदा है, पहले मुझे गिरने से बचाया और फिर गुस्से में मुझे घूरता हुआ चला गया। थैंक्स तक बोलने का मौका नहीं दिया। मंदिर में भी नारियल न मिलने पर उसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था और अभी भी गुस्से में ही है। पता नहीं कभी मुस्कुराता भी है या नहीं, या फिर इसका चेहरा ही ऐसा है। तभी उसने देखा कि उस लड़के के सामने एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। वहां से गुजर रही हर लड़की की नज़र आकर उस लड़के पर ही रुक रही थी। उस लड़की ने बड़ी अकड़ के साथ अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए और चुटकी बजाकर ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया। वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर बाहर आया। उसके बाहर आते ही उस लड़के ने बहुत टसन के साथ अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगा। उसने ड्राइवर को पीछे बैठने का इशारा किया। ड्राइवर तुरंत पीछे की सीट पर बैठ गया। ड्राइवर के बैठते ही उस लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। मधु उसे जाते देख रही थी कि मीरा अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आ गई। मधु ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। मीरा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, उस लड़के को ढूंढ रही थी? शट अप मीरा, मधु ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। मीरा मुस्कुराने लगी। मधु ने गुस्से में कहा, उस लड़के का चेहरा देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे पैदाइशी खड़ूस हो। पता नहीं उसके घर वाले उसे कैसे झेलते होंगे। और हाँ, तू मुझे तंग कर रही थी इसलिए मैंने बस यूं ही कह दिया था कि उसे ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहननी चाहिए थी, पर मुझे नहीं पता था कि उस पल माँ सरस्वती मेरी जुबान पर आकर बैठ जाएंगी। मीरा को हंसी आ गई। उसे देखते हुए मधु भी हंसने लगी। इधर गायत्री निवास में घर के नौकर सबके कमरे साफ कर रहे थे। गायत्री रोहित के कमरे में खड़ी मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीर देख रही थी। उसने तस्वीर देखते हुए कहा, रोहित जल्दी आ जाइए बेटा, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। तभी रोहित ने गायत्री को पीछे से पकड़ते हुए कहा, तो आपको इंतजार करने के लिए कौन कह रहा है दादी माँ? रोहित की आवाज़ सुनते ही गायत्री ने तुरंत उसकी ओर पलटकर देखा। रोहित को अपनी आंखों के सामने देखकर गायत्री का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने रोहित की दोनों बाहें पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रोते हुए उसे गले लगाकर बोली, रोहित मेरा बच्चा। रोहित ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी माँ के आंसू पोंछ कर कहा, अब तो मैं आ गया हूँ दादी माँ, इसलिए अब ये रोना बंद करिए। और वैसे भी मेरी दादी माँ रोती हुई जरा भी अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपको हम रोते हुए अच्छे नहीं लगते तो क्यों नहीं बताया आपने हमें कि आप इंदौर आ चुके हैं? गायत्री ने पूछा। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी दादी माँ को पकड़कर बाहर लिविंग रूम में लेकर आया और बोला, हम सब आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। वहाँ देखिए, रोहित ने अपनी उंगली से इशारा किया। गायत्री की नज़र अपने बेटे और बहू पर पड़ी। उन्हें देखकर उनके चेहरे की खुशी और बढ़ गई। उनकी बहू ममता ने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और आगे बढ़कर गायत्री के पैर छूकर कहा, कैसी हैं माँ आप? गायत्री ने ममता के सिर पर हाथ फेरकर कहा, हम ठीक हैं बेटा, आप कैसी हैं? ममता कुछ बोल पाती उसके पहले ही गायत्री के बेटे चेतन ने आगे आकर गायत्री को गले लगाकर कहा, माँ बहुत मिस किया हमने आपको, बहुत। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, याद तो हमने भी आप सबको बहुत किया। 8 महीने आप सबके बिना रहे हैं। सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमने ये दिन आप सबके बिना कैसे गुजारे हैं। ममता ने गायत्री के पास आकर कहा, इसलिए तो हम चाहते थे कि आप भी हमारे साथ चलें, पर आप इस घर को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती हैं। चेतन ने गायत्री को सोफे पर बैठाते हुए कहा, माँ आप तो जानती हैं ना कि मेरा पूरा बिजनेस लंदन में फैला हुआ है, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ता है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी हमारे साथ लंदन चलिए, पर आप ये घर छोड़कर ही नहीं जाना चाहती।
प्लीज़ माँ हमारे साथ चलिए, आपकी फ़िक्र लगी रहती है हमें यहाँ। ममता ने भी गायत्री के सामने सोफे पर बैठकर कहा, माँ आप जानती हैं ना कि हम रिधिमा और करण की शादी के लिए यहाँ आए हैं। शादी होते ही हमें फिर से लंदन वापस जाना होगा, पर इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं आप सब, थक गए होंगे। इतना कहकर गायत्री ने पास खड़ी सीमा से कहा, सीमा सबके लिए चाय लेकर आइए और फिर लंच की तैयारी कीजिए। जी दादी माँ, इतना कहकर सीमा किचन में चली गई। रोहित ने पूरे घर में अपनी नज़रें दौड़ाई और फिर काउच पर बैठते हुए बोला, दादी माँ पिछले 6 महीने में मैंने जब जब आपको फ़ोन किया है, मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई दिया है, मधु। आप तो कह रही थी कि वो सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक आपके साथ होती है, पर मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज उसका जन्मदिन है, इसलिए हमने ही उन्हें आज छुट्टी दी है। ओह, मतलब जिस लड़की की तारीफ मेरी दादी माँ हमेशा करती रहती हैं, उससे मिलने के लिए मुझे एक दिन का इंतजार और करना होगा। रोहित ने मुंह बनाकर कहा। गायत्री मुस्कुराने लगी। रोहित काउच से उठा और ऊपर अपने कमरे में जाते हुए बोला, सीमा प्लीज मेरी चाय मेरे रूम में ले आना। रिधिमा नहीं आई? गायत्री ने चेतन से पूछा। तो ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ वो अपनी शादी के शॉपिंग के लिए दिल्ली में रुक गई है, जल्दी आ जाएगी। वैसे भी शादी में बहुत कम वक्त रह गया है और सगाई तो एक हफ्ते बाद ही है। इतना कहकर ममता ने चेतन की ओर देखा और कहा, सुनिए जी, आप जरा बलदेव भाई साहब को फ़ोन तो करिए, उन्हें बता तो दीजिए कि हम भी इंदौर आ गए हैं, और उनसे ये भी पूछिए कि करण इंदौर में है या फिर अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गया है, क्योंकि आपके होने वाले दामाद को बिजनेस के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। पता चले कि सगाई के दिन भी वो लापता ही रहे। ये सुनकर चेतन और गायत्री को हंसी आ गई। चेतन हंसते हुए बोले, खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी है मेरा होने वाला दामाद। तुम अच्छे से जानती हो कि इंदौर की ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी उसका बिजनेस फैला हुआ है, इसलिए उसके पास वक्त की बहुत कमी है। तभी सीमा ने चाय की ट्रे लाकर टेबल पर रखी और सबको चाय देने लगी। ममता ने चाय लेते हुए कहा, सही कहा आपने, बहुत बिजी होता है करण, पर अगर इंडिया में होता है तो हर सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर पहुंच जाता है। और एक आपकी बेटी है जिसे ये तक नहीं पता कि आरती की थाल किस ओर घुमाई जाती है। ये सुनकर गायत्री जी अपसेट हो गई, पर चेतन हंसने लगे और चाय पीते हुए बोले, शादी के बाद सब कुछ अपने आप सीख जाएगी। गायत्री फिर से सोच में पड़ गई और ममता भी चाय पीने लगी। इधर मीरा गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मधु परेशान यही सोच रही थी कि आज वो लीव लेकर मीरा के साथ उज्जैन चली तो गई, पर अगर वो अपनी सैलरी लेकर घर नहीं पहुंची तो उसकी माँ बहुत नाराज होगी। उसे अपने पापा की भी चिंता हो रही थी और अपने भाई की फीस की भी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु तू अपने जन्मदिन के चक्कर में दादी माँ से तनख्वाह लेना ही भूल गई। फिर से जाएगी तो पता नहीं दादी माँ क्या सोचेंगी। क्या सोच रही है? मीरा ने गाड़ी को बाईं ओर मोड़ते हुए कहा। मधु ने मीरा को देखकर कहा, आज दादी माँ ने बताया कि उनकी फैमिली बहुत जल्द वापस आ रही है। मैं बस यही सोच रही थी कि उनकी फैमिली के आने के बाद अगर उन्होंने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया तो। ये सुनकर मीरा भी सोच में पड़ गई और बोली, मुझे नहीं लगता मधु कि दादी माँ तुझे कभी नौकरी से निकालेंगी, क्योंकि उन्हें बहुत लगाव हो गया है तुझसे। वो तुझे अपने फैमिली की तरह समझने लगी हैं, इसलिए तू टेंशन लेना छोड़ दे। और अगर उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल भी दिया तो हम तेरे लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। ये सुनकर मधु मुस्कुराकर सामने देखने लगी। सामने देखते ही वो चौंक गई। उसने गुस्से में मीरा से कहा, मीरा चुपचाप गाड़ी मेरे घर की तरफ ले, हम राजबाड़े नहीं जाएंगे। शट अप मधु, मुझे तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट्स लेने हैं और वो लिए बिना मैं तुझे तेरे घर ड्रॉप नहीं करूँगी, समझी तू? मीरा ने गाड़ी को दाएं घुमाते हुए कहा। मधु को मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो चाहकर भी मीरा से कुछ बोल नहीं पाई और मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर में दोनों राजबाड़े पहुंच गई। मीरा ने ठीक राजबाड़ा चौक पर अपनी गाड़ी रोकी और मधु से कहा, तू यहीं रुक, मैं गाड़ी रख कर आती हूँ। मधु ने सिर हिला दिया और मीरा मुस्कुराते हुए गाड़ी लेकर चली गई।
राजवाड़े पर आना मधु को भी बहुत पसंद था, इसलिए अपने चारों ओर इतनी सारी चहल-पहल देखकर उसके चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान आ गई। उसने पलटकर राजवाड़े पर बने महल की ओर देखा, जिसकी वजह से ही उस जगह का नाम राजवाड़ा पड़ा था। महल में मरम्मत का काम चल रहा था और उसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। मधु मुंह बनाकर फिर से सामने देखने लगी। उसके सामने से बहुत सी गाड़ियां गुजर रही थी और उसके पास एक लड़का चश्मे और घड़ियां बेच रहा था। पास ही एक औरत अपने 5 साल के बच्चे के साथ उसके लिए चश्मा देख रही थी। मधु भी उस लड़के के पास जाकर घड़ियां देखने लगी। उसे एक घड़ी पसंद आई और उसने उस लड़के से पूछा, भैया ये कितने की है? 700 रुपए की, उस लड़के ने जवाब दिया। मधु ने घड़ी वापस रखते हुए कहा, नहीं चाहिए भैया। इतना कहकर मधु वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई और घड़ी वाले के पास खड़े बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। उस बच्चे की नज़र एक बलून वाले पर पड़ी और वह बच्चा अपनी माँ की साड़ी छोड़कर सड़क पर खड़े उस बलून वाले की ओर बढ़ने लगा। पर मधु ने भागकर उस बच्चे को पकड़कर कहा, कहाँ जा रहे हो? जाओ अपनी मम्मी के पास। बच्चा भागता हुआ अपनी मम्मी के पास वापस चला गया। मधु वहीं पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक वेन मधु को टक्कर मारने ही वाली थी कि एक लड़के ने आकर अपनी दोनों बाहों में मधु को पकड़ा और रास्ते से गुजर रही वेन के नीचे आने से बचा लिया। मधु ने उस लड़के की शर्ट अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। उसका सिर भी उस लड़के के सीने से टिका हुआ था, पर वह लड़का गुस्से में उसे घूर रहा था। उसने गुस्से में मधु की दोनों कलाई पकड़ी और अपनी शर्ट छुड़वाई। मधु ने अभी भी डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो लड़का मधु की दोनों हथेलियां पकड़े उसे घूर रहा था। उस लड़के ने गुस्से में मधु को देख खुद से दूर धकेल दिया। मधु ने घबरा कर अपनी आंखें खोल ली। सामने वही मंदिर वाला लड़का खड़ा था। उसे देखकर मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़का मधु को घूरता हुआ मधु की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे मधु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मधु के पास आकर कहा, अपने घर जाओ और अगली बार अपने माँ बाप से चलना सीख कर ही सड़क पर निकलना, ताकि आगे से तुम्हें बचाना ना पड़े। इतना कहकर वो लड़का जाने लगा। मधु ने उसे जाते देखा तो हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी? उस लड़के ने गुस्से में पलटकर मधु की ओर देखा और फिर से उसके करीब आकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम वही मंदिर वाली लड़की हो जिसे मंदिर में गिरने से मैंने बचाया। लेकिन ये सुनकर मधु ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और वो एकटक उस लड़के को देखने लगी। लड़के ने मधु से कहा, तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे चेहरे पर घूंघट होने की वजह से मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा? ये सुनते ही मधु ने अपनी नजरें झुका ली। करण खुराना अपने आसपास हो रही हवा की सरसराहट पर भी नजर रखता है, और तुम तो मुझसे टकराई थी। चेहरे पर घूंघट होने के बाद भी तुम्हारा चेहरा मुझे साफ नजर आ रहा था, और तुम्हारी ये आंखें एक बार जो देख ले जिंदगी भर न भूले। उस लड़के करण ने मधु को घूरते हुए कहा और फिर वहां से जाने लगा। उसके जाते ही मधु ने अपनी नजरें उठाई और उसे देखने लगी। तभी करण के कदम एक बार फिर रुक गए और मधु की धड़कनें और तेज हो गई। करण फिर से पलटा और एक बार फिर से मधु की ओर बढ़ने लगा। वो मधु के पास आया और उसने मधु को घूरते हुए अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 100 का नोट निकाला। मधु घबराई हुई सी उसे ही देख रही थी। करण ने मधु को घूरते हुए उसकी दाईं हथेली पकड़ी और उस पर 100 का नोट रखकर मधु की मुट्ठी बंद करते हुए कहा, करण खुराना को किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। महाकाल मंदिर में तुमने मुझे अपनी पूजा का नारियल दिया था, ये उसी एहसान की कीमत है। मधु करण की इस हरकत से हैरान भी हुई और उसे करण पर बहुत गुस्सा भी आया। करण उसे घूरता हुआ जाने लगा। रुकिए, मधु ने गुस्से में कहा। मधु की आवाज़ सुनकर करण के कदम रुक गए, पर करण ने मधु की ओर पलटकर नहीं देखा। मधु करण के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसने करण की हथेली पकड़कर उसके हाथ में उसका ही 100 का नोट रखकर उसकी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, ये नोट और ये गुरूर दोनों अपने ही पास संभाल कर रखिए मिस्टर करण खुराना, क्योंकि उस वक्त मंदिर में मैंने आपको पूजा का नारियल ये सोचकर नहीं दिया था कि मैं आप पर एहसान कर रही हूँ, बल्कि इसलिए दिया था ताकि आपकी पूजा अधूरी न रह जाए। फिर भी अगर आपको मेरी मदद एहसान लगी तो आप वो एहसान मंदिर में ही उतार चुके थे, मुझे गिरने से बचाकर। इतना कहकर मधु गुस्से में वहां से जाने लगी।
करण गुस्से में तमतमाया हुआ उसे जाते देख रहा था। मधु कुछ कदम ही चली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर करण की ओर देखकर कहा, वैसे मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं थी जिसे बचाने के लिए आपने अपनी कीमती जिंदगी खतरे में डाल दी। पर फिर भी मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मंदिर में भी मुझे गिरने से बचाया, उसके लिए भी थैंक यू। इतना कहकर मधु वापस जाकर फिर से राजवाड़े के सामने खड़ी होकर मीरा का वेट करने लगी। करण मधु को गुस्से में घूरता हुआ कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए और फिर से पलटकर मधु को घूरा। मधु भी गुस्से में उसे ही देख रही थी। करण ने गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। करण मधु के बहुत नजदीक से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। उसके जाते ही मधु ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बाप रे! एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान मेरे बहुत नजदीक से गुजरा। इतना गुस्सा और उससे भी ज्यादा पैसों का इतना गुरूर। इतना कहकर मधु ने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, मुझे इस तूफान से बचाने के लिए थैंक यू, पर उस लड़की पर जरूर दया करना जो इनके साथ अपनी सारी जिंदगी बिताएगी। किस पर दया करना? मीरा ने आकर पूछा। मधु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में उससे पूछा, कहाँ चली गई थी? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए मधु की बाँह पकड़ी और राजबाड़े के पास की सड़क से चोर बाजार की ओर चलते हुए बोली, जब मैं गाड़ी पार्क करने गई थी तो वहीं पास एक शोरूम पर मुझे एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस दिखाई दी। उसे खरीदकर गाड़ी में रखकर आई हूँ। तभी चलते चलते मीरा की नज़र मधु के कानों पर गई और उसने हैरानी से पूछा, मधु, तेरा एक झुमका कहाँ है? मधु ने तुरंत अपने दोनों कानों पर हाथ रखा। उसके बाएं कान में झुमका नहीं था। उसे कुछ देर पहले हुआ हादसा याद आया जब करण ने उसे बचाया था। मीरा ने फिर से कहा, लगता है कहीं गिर गया। तुझे पता भी है कि अभी यहाँ मेरे साथ क्या हुआ? मधु ने चोर बाजार के अंदर आते हुए पूछा तो मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ है मधु? मधु उसे सब बताने ही जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र चोर बाजार में लगी ढेर सारी दुकानों पर पड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख मीरा बहुत खुश है और फिर से बोली, चल चलकर सस्ती सुंदर शॉपिंग करते हैं, जैसे तुझे पसंद है। मधु हंसती और दोनों चोर बाजार की संकरी सी गली के अंदर घुसी, जहां गली में दोनों और कुछ लोग सामान लेकर जमीन पर ही बैठे थे तो कुछ लोगों ने दुकानें लगाई हुई थी। भीड़ इतनी थी कि अगर पीछे से एक धक्का लगा तो इंसान गली के दूसरे छोर से सीधे बर्तन बाजार पहुंच जाए। पर वहां इतनी कम जगह में भी जरूरत का हर सामान मिल रहा था। कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक का सामान, झुमके, चूड़ियाँ और भी न जाने क्या क्या। मधु और मीरा हर दुकान पर रुककर कुछ न कुछ देख रही थी। पर मधु के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी पसंद की चीज़ें देख तो रही थी, पर उसे ये कहकर वापस नीचे रख देती कि आगे देखते हैं। पर मीरा उसकी बचपन की दोस्त थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि मधु को क्या पसंद है, इसलिए वो उसकी पसंद की चीज़ें लिए जा रही थी। उस छोटे से बाजार में 2 घंटे कैसे बीत गए मधु को पता ही नहीं चला। दोनों ढेर सारा सामान हाथों में लिए चोर बाजार से बाहर आई। बाहर आते ही मधु ने मीरा से कहा, मीरा, अब अगर हम यहाँ आ ही गए तो चलकर यहाँ की कचौरी भी खा लेते हैं ना? मीरा ने मुंह बनाकर कहा, पर अगर हमें देर हो गई तो तेरी माँ तुझे बहुत डांटेंगी। मधु ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की कचौरी खाकर ही अपना पेट भर लूंगी तो माँ की डांट का असर भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये सुनकर मीरा को जोर से हंसी आ गई और मधु को भी। चल, मीरा ने मधु की हथेली पकड़ी और दोनों इमाम बाड़े के सामने से निकलकर कचौरी की दुकान की ओर जाने लगी। मीरा ने चलते हुए कहा, यहाँ आकर हम बिना कचौरी खाए कभी गए हैं जो आज जाएंगे? कचौरी भी खाएंगे और तेरे फेवरेट गोलगप्पे भी और आइसक्रीम भी। दोनों हंसने लगी।